कहानी शुरू होती है 1952 में चरणदासपुर नामक गांव से और हम चिट्टी नाम की एक लेडी को मोक्ष नाम की लड़की से बात करते देखते हैं। ये दोनों किसी सीक्रेट बंकर के अंदर थे जहां पर मोक्ष को यस्त के बारे में बताया जा रहा था और यहाँ पर ये कहना था कि आज उनका सपना पूरा हो जाएगा। चिट्टी ये कहती है कि हाँ, आज उनका 14 साल पुराना सपना पूरा होगा। 14 साल पुरानी कोशिश कामयाब हो जाएगी और आज वो यस्त बना लेंगे और यस्त बनाने में काम आएगा उनका ये अयस्त यंत्र। और आपको यहाँ पर ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल्ट है जिसके लोग होते हैं अयस्ती, जिनके पास में जादू, माइथोलॉजिकल पावर्स और हायर इंटेलिजेंस होता है। पिछले 14 साल से वो यस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक काइंड ऑफ इविल गॉड या फिर ऐसा कुछ है। बेसिकली अभी हमको डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई हायर बीइंग है। और बात करें कि यस्त यहाँ पर बनेगा कैसे, तो यहाँ पर ये इंसान होगा लेकिन अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट से बना हुआ। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिलाकर इसे बनाया जाएगा तो इसके अंदर जान कैसे आएगी। तो अब सामने आता है अयस्त यंत्र, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस मशीन है। अयस्त यंत्र के बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा शक्तियां कैरी करता है। और जैसा मैंने बताया कि यस्त जो है वो अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाएगा, लेकिन वो चलेगा कैसे? तो उसके अंदर इंसानी खून ही डाला जाएगा और उसी से वो चलेगा, यानी कि वो उसका फ्यूल होने वाला है। अब तभी हम इन यस्तियों की महामहिम रुक्मणी को देखते हैं जो कि यस्त बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है और उस बॉडी की छाती पर एक जगह है जहाँ पर एक मणि या फिर जेम वो प्लेस करती है। अब मशीन चालू होती है और हम उस डेड बॉडी के अंदर जान आता देख पाते हैं, यानी कि यस्त यहाँ जिंदा हो रहा था। लेकिन तब तक होता यह है कि जो गांव वाले थे वो उन सभी को विचेस और जादू टोने वाली कह रहे थे। अब गांव वाले सब कुछ खत्म करने आए थे जिनको अयस्ती रोकने लगते हैं, लेकिन अंदर ही कोई होता है जो कि यस्त को यानी कि उस शरीर को बीच में ही जला देता है, यानी कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं होने देता। अब रुक्मणी जो होती है वो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी चिट्टी उसे ये कहती है कि वो उस यंत्र को और उस मणि को लेकर यहाँ से चली जाए। और आज ये प्रोसेस रुक तो गया है, लेकिन अब ये सालों बाद ही पूरा हो पाएगा, क्योंकि अयस्ती यंत्र एनर्जी पर काम करता है और सालों बाद यस्त बनाने के लिए अयस्तियों को रुक्मणी की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो महामहिम थी, वो सारी चीजें जानती थी। अब रुक्मणी और मोक्षा जो होती है वो यहाँ पर यंत्र लेकर वहाँ से निकल जाती है और चिट्टी बंकर के अंदर ही ब्लास्ट करके अपने साथ बाकी गाँव वालों को खत्म कर देती है। इसके साथ ही कहानी शिफ्ट होती है 2025 में। खैर अब तभी हम देखते हैं विक्रम सिंह को, जो कि अपने पिता विश्वनाथ के साथ काफी सालों बाद अपने होम टाउन चरणदासपुरी जा रहे थे। अब विक्रम के बारे में थोड़ी बहुत बात करी जाए तो वो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन वो अभी सस्पेंड हो चुका है और उसकी लव इंटरेस्ट कविता अभी कोमा में है। इस वजह से वो काफी दुखी है। अब ट्रेन के अंदर उसे और उसके पिता को अभिषेक नाम का एक प्रेस फोटोग्राफर मिलता है, जिससे कि वो थोड़ी बहुत बात करते हैं और विक्रम यहाँ पर अभिषेक का हाथ नोटिस करता है जहाँ पर उसका एक अंगूठा कटा हुआ था। अब वो अभिषेक से ये पूछता भी है कि वो चरणदासपुर में ही रहता है या फिर वहाँ पर क्या करता है, जिस पर वो मना कर देता है और ये बताता है कि वो तो खाली काम की वजह से वहाँ पर आता जाता रहता है। अब थोड़ी देर के बाद में विक्रम और विश्वनाथ घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आते ही दोनों दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके ट्रॉमा यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो असल में विश्वनाथ और उसकी वाइफ वसुधा अपने दोनों बच्चों विक्रम और पवन के साथ रहा करते। बचपन में एक बार दोनों बच्चे गाड़ी चलाने निकल गए थे, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और पवन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब ये चीज क्या कम थी कि तुरंत बाद ही विश्वनाथ की बीवी भी अचानक से गायब हो गई और आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आई, यानी कि वो कभी मिली ही नहीं, ना ही उनकी कोई खबर आई थी। बस जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन एक जंगल से उनका पर्स मिला था। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, दोनों ही पिता और बेटे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जैसे तैसे खुश रहने की कोशिश करते हैं। खैर अब हम अभिषेक को देखते हैं जो कि असल में यहाँ गांव के अंदर एक टास्क करने के लिए आया हुआ था और मैं आपको यहाँ पर पूरा माजरा समझाता हूँ। अब यहाँ अनन्य भारद्वाज नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता है जिसकी पकड़ काफी मजबूत है यहाँ पर, लेकिन दो भाई हैं जिनके नाम है सुजय और विजय यादव। वो भी पैसे और पहचान के दम पर पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। अब अनन्या जो है वो शादीशुदा है, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे लड़ नहीं सकती, तो यहाँ पर वो एक षड्यंत्र रचती है जिसके अंदर उसने अभिषेक को यहाँ भेजा है ताकि वो सुजय और विजय को पार्टी के सेक्रेटरी से मिलकर ब्राइब देते टाइम की तस्वीरें निकाल ले, जिसको अनन्या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब अभिषेक जो होता है वो पिक्चर्स क्लिक कर देता है, लेकिन सुजय और विजय उसको देख लेते हैं, जिनसे बचकर वो वहां से भागने लगता है। अब अगले दिन विक्रम अपने दोस्त प्रमोद से मिलता है जो कि इसी गांव के अंदर पुलिस ऑफिसर है,
जो कि असल में उसके साथ घाट पर था, और विवेक के पिताजी विश्वनाथ जो होते हैं वो नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी एक खौफनाक मंजर तैरता हुआ उनके पास आता है, जिसमें अभिषेक की बॉडी होती है। लेकिन ये कोई आम बॉडी नहीं थी, बल्कि उसका खाली सर होता है जिससे उसके हाथ पैर जोड़ दिए गए थे, यानी कि उसका धड़ गायब था और माथे पर एक सिंबल भी बना हुआ था। अब ये नजारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है, और ये सिंबल हमने शुरुआत में भी देखा था, यानी कि रुक्मिणी के उस बंकर के अंदर। अब विक्रम और प्रमोद जो होते हैं वो साइट को क्लियर करके थोड़ी बहुत तहकीकात करते हैं और बात करते हैं, जहां पर विक्रम बताता है कि अभिषेक तो दूसरे शहर से आया था। खैर अब ये दोनों थोड़ी और बात करते हैं और विक्रम को याद आती है वो रात जब उसकी माँ और मिला चाची के साथ पवन को लेकर यहाँ से थोड़ी दूर वरुणा जंगल में गई थी। वहाँ पर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर पवन की बॉडी और वसुधा का पर्स मिला था और वो गायब हो गई थी, और इस पर्स के अंदर ये सिक्का जिसके ऊपर यही सेम सिंबल बना हुआ था, यानी कि ये सब कुछ आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विक्रम आगे कहता है कि शायद उसके पिता ने माँ को अच्छे से नहीं ढूंढा, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि वो जिंदा है और कहीं ना कहीं तो मौजूद है। प्रमोद उससे कहता है कि ये सिक्का एक बड़ा क्लू हो सकता है और अब उन्हें माँ को ढूंढना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द अनन्या, तो अनन्या का पति पैरालाइज्ड है और उसके पीछे भी उसी का हाथ है, उसने ही ऐसा करके रखा है पावर के लिए। खैर वो सुजय और विजय को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके चलते वो उनको अरेस्ट करवाती है और अफवाह पहुंचवाती है उनके तीसरे भाई बंटी के पास ही कि उनका एनकाउंटर होने वाला है। अब बंटी जो होता है वो दिमाग से थोड़ा सा उल्टा है, तो वो पुलिस व्हीकल के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसमें कांस्टेबल की जान चली जाती है। अब अनन्या इसके बारे में मंत्री जी से बात करती है और उनको दबे शब्दों में धमकाती भी है कि अभिषेक ने जो फोटोज ली थी वो उसके पास है और बाकी का डेटा वो ऑलरेडी हटवा चुकी है। और रही बात यादव भाइयों की, तो उनके खिलाफ भी पूरे सबूत उसके पास है। मीनवाइल विक्रम को ये पता चलता है कि अभिषेक यहाँ का लोकल था और उसका घर यहीं पर है जहाँ पर उसकी बीवी रहती है, और वहाँ पर वो उससे मिलने जाता है। यहाँ उसको पता लगता है कि अभिषेक के बचपन का नाम असल में बबलू था, और अब उसे तभी क्लिक होता है कि उर्मिला चाची के बेटे का नाम भी तो बबलू ही था, जिससे कि उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये अभिषेक तो उसकी ही बचपन का दोस्त बबलू है, तो फिर उसने यहाँ पर अपनी पहचान क्यों नहीं बताई। अब उसे एक ख्याल आता है और वो उर्मिला चाची के घर जाने का प्लान करता है, क्योंकि जब वसुधा यानी कि उसकी माँ गायब हुई थी उसी दौरान उर्मिला चाची, नीरज चाचा और बबलू कहीं चले गए थे। अब इसी बीच उसे अनन्या भी मिलती है, जो कि असल में कविता यानी कि यहाँ पर विक्रम की लव इंटरेस्ट की बड़ी बहन है, और वो दोनों उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर अब हम देखते हैं सीआईबी हेडक्वार्टर्स के अंदर रिया थॉमस नाम के ऑफिसर को, जो कि अभिषेक वाले ही केस पर काम कर रही थी और वो सारे एंगल्स को स्टडी कर चुकी है। रिया को अभी अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो खुद को घायल देखती है। खैर अभी वो अपने सीनियर से बात करती है, जहां पर इस केस के अंदर कुछ तो बड़ा हुआ है और अब वो फील्ड टास्क करना चाहती थी, इस केस को हैंडल करना चाहती थी, लेकिन उसके सीनियर उसके लिए काफी परेशान है, क्योंकि वो 2 साल से अपने आप को एक ट्रॉमा से हील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। और उसे आज भी एक छोटी बच्ची के विजन्स परेशान करते हैं, हॉन्ट करते हैं, जिसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। मीनवाइल चरणदासपुर के अंदर विक्रम और प्रमोद उर्मिला के घर जाते हैं, जहां पर विक्रम ने अपना बचपन बिताया था, क्योंकि उर्मिला चाची उसके परिवार जैसी और बबलू भाई जैसा था। अब यहाँ चेक करने पर उसे एक रूम के अंदर अभिषेक का कैमरा और खून के दाग मिलते हैं, और इसी कमरे की विंडो की सीधी नाक पर ही वो नदी है, मतलब कि अभिषेक के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी कमरे के अंदर हुआ था। खैर अब यहाँ पर प्रमोद ये सवाल करता है कि आखिरकार अभिषेक का जो धड़ है वो कहाँ चला गया, और तभी अचानक से हम एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभिषेक का धड़ रखा हुआ था, वो भी अयस्ती यंत्र के सामने। कहानी अब यहाँ से 20 साल पीछे जाती है, जब उर्मिला के साथ वसुधा पवन को बचाने के लिए जंगल आई थी, और यहाँ पर वो एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर आती है, और ये सीक्रेट फैसिलिटी है अयस्तियों का बेस। अब यहाँ वो एक आदमी या फिर ये कहे कि स्कर्ट के बाबा वैतरणी से मिलती है, जिसकी आंख के पास उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वैतरणी अयस्ती यंत्र के साथ था और वसुधा कहती है कि उसे वरदान चाहिए। वैतरणी कहता है कि वरदान का मोल चुकाना होगा, और वो उस सिक्के को यंत्र में डालती है, जिससे कि यंत्र एक्टिव हो गया था, और अब वो अपना अंगूठा यंत्र में डाल देती है, और यंत्र में अंगूठा डालने के लिए एक स्पेस बना हुआ है। बेसिकली ये एक मैकेनिज्म जैसा था, मतलब कि ये मशीन का एक की एलिमेंट है। वो ये बोलती है कि उसे वरदान में उसका बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए, और वैतरणी यंत्र का लीवर पुल कर देता है, जिसके साथ ही वसुधा का अंगूठा कट जाता है, और वैतरणी ये कहता है कि वरदान प्राप्त हुआ। और तभी अचानक से एक बहुत ही हैवी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, लेकिन हमको ये पता नहीं लगता कि आखिरकार यहाँ पर चीज ठीक हुई या फिर नहीं हुई। इसके साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है 7 साल पहले सुजय और विजय यादव से, जो कि एक बाहुबली से छुपकर जंगल में रह रहे थे। अब एक दिन होता यह है कि विजय खाना लेने बाहर जाता है, जिसे बाहुबली के लोग देख लेते हैं और मायने उसका पीछा करने लगते हैं।
अब उनकी माँ को इस बात की खबर मिल गई थी तो वो एक मिस्टीरियस लेडी से मिलती है और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बोलती है। वो लेडी उनसे कहती है कि उन्हें ये वरदान मिल जाएगा, बस मोल चुकाना होगा। और वही सेम सिंबल वाला सिक्का उसे दिया जाता है जो कि अभिषेक के माथे पर भी बना हुआ था। अब माँ जो होती है वो जंगल में अयस्थियों की बेस पर जाती है जहाँ पर उन्हें वैतरणी मिलता है और वो उससे वरदान का बोलती है। वो वही सेम प्रोसेस करता है जिसके अंदर सिक्का यंत्र में डालो, अंगूठा अंदर डाल दो और वरदान मांगो। और वरदान में वो अपने बच्चों की जान और सलामती की इच्छा करती है और दुश्मनों का सर्वनाश मांगती है। वैतरणी लीवर पुल करता है जिससे कि अंगूठा कट जाता है और वरदान प्राप्त हो जाता है और सिक्का भी बाहर आ जाता है जो कि वो वापस लेने के लिए बोलता है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जब सिक्का डाला जाता था तो एक साइड सिंबल हुआ करता, लेकिन जब सिक्का बाहर आता था तो यहाँ पर दोनों साइड ये सिंबल बन जाया करता। मेनवाइल हम सुजय और विजय को देखते हैं जिनको कई लोग घेर लेते हैं और मारने ही वाले थे, लेकिन अचानक से बाहर ढेर सारी मधुमक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं और उन लोगों को काटने लगती हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं कहती, जिससे कि सुजय भी थोड़ा हैरान रह गया था क्योंकि सुबह ही उसको एक मधुमक्खी ने काट लिया था। अब इस चीज का फायदा उठाकर ये दोनों सबको खत्म कर देते हैं। वहीं पर वो बाहुबली अचानक से ही हार्ट अटैक से मारा जाता है और अब सीन यहीं पर शिफ्ट हो गया था। यानी कि अयस्त्र यंत्र और यस्त्र जो कुछ भी है ये इच्छाओं को तो पूरी करता जरूर है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि रिया परमिशन लेकर फाइनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चरणदासपुर आ चुकी है और प्रमोद उसे पिक करके उसका ऑफिस दिखाता है जो कि एक स्कूल के अंदर ही सेटअप करा गया था। वो चार्जशीट मांगती है और अभी से प्रमोद उसके अंदर काम करेगा और कुछ दिन वो घर भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर हम विक्रम को देख पाता है जो कि अभिषेक की वाइफ से एज एन इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय मिलता है और बहाने से ये पता कर लेता है कि उर्मिला आज भी जिंदा है और अपने भाई के घर रहती है, बस उसकी हालत ठीक नहीं रहती और वो उसका एड्रेस लेकर वहां से निकल जाता है, यानी कि उनकी माँ आज भी जिंदा थी। खैर हम सुजय और विजय की माँ को देख पाते हैं जो कि फिर से उसी मिस्टीरियस लेडी से मिलती है और इस बार भी उनसे हेल्प मांगती है तो वो लेडी फिर से उन्हें वही सिक्का सौंप देती है, यानी कि फिर से मोल चुकाना था। वो सुजय और विजय को उस वरदान के बारे में बताती है, लेकिन विजय को तो इन बातों पर भरोसा नहीं था और वो अनन्या को ही रास्ते से हटाना चाहता है। हालांकि सुजय को इस वरदान पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसने फील किया था कि मधुमक्खियां उन्हें उस रात बचाने आई थी। अब सीन रिया की तरफ वापस जाता है जो कि प्रमोद से पूछती है कि अभिषेक के लैपटॉप की फोटोज कहाँ गई। इस पर वो ये कहता है कि वो फोटोज अनन्या ने सबसे पहले भेजी थी और जब अभिषेक का सामान यहाँ पर आया था तो उसके डेटा से सारी फोटोज भी हट चुकी थी। रिया अनन्या से फॉर्मल टॉक करने के लिए उसके घर जाती है और अनन्या पहले तो मना करती है, लेकिन रिया इंसिस्ट करके उसकी कार में ही जाकर बैठ जाती है और अनन्या के पीए वेंकट को दूसरी कार से आने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो अनन्या से ये बोलती है कि अभिषेक को आखिरी कॉल उसके घर से ही गया था। 3 महीने पहले वेंकट भी उससे मिला था, जिस पर अनन्या ये बताती है कि वो फोटोग्राफर था तो कैंपेन के लिए उसने उसे हायर किया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी ड्राइवर उनको एक खाली रास्ते पर ले आया था क्योंकि विजय यादव ने उसकी बेटी को किडनैप करने की धमकी दी थी, यानी कि ड्राइवर यहाँ पर मजबूरी में ऐसा कर रहा था। अब यहाँ विजय और उसके गुंडे आ जाते हैं और अनन्या पर अटैक करते हैं, लेकिन रिया सबको पीट देती है, लेकिन उसे उस बच्ची की विजन्स फिर से हॉन्ट कर रहे थे और अब तभी एक गुंडा उसके सर पर कुछ मार देता है जिससे कि रिया वहीं बेहोश हो जाती है और अनन्या अब तक वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई थी। तभी सुजय यादव वहां पर आता है जो कि विजय के ऊपर गुस्सा करता है कि ये उसने क्या किया और अब उनको वरदान का ही सहारा लेना पड़ेगा। खैर अभी रिया को गाड़ी की डिग्गी में ही डालकर वरुणा के जंगल निकल जाते हैं और रास्ते में सुजय अपने एक आदमी को पैसे देकर तैयार करता है कि वो अपना अंगूठा दे। दूसरी ओर विक्रम उर्मिला से मिलता है जो कि अब पागल सी हो चुकी है, अपने शुद्ध बोध को खो बैठी है, लेकिन विक्रम वसुधा का नाम बताता है और उसकी आवाज टेप के अंदर थी जो कि वो उसको सुनाता है। तभी उर्मिला थोड़ी होश में आकर उसे उस रात के वरदान वाली बात बताती है तो अब वो भी जंगल के लिए निकल गया था। मेनवेल सुजय और विजय के बिहाफ पर उनका नौकर वरदान मांगता है और वरदान पूरा होते ही वो लोग वैतरणी को ही शूट करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता बल्कि स्माइल करता है और अब तभी एक अयस्टी कर्ट का योद्धा वहाँ पर आकर उनके लोगों को खत्म कर देता है। यहाँ पर एक स्मोक भी फेंका जाता है जिसके अंदर सुजय और विजय जम गए थे और अब तभी योद्धा जो होता है वो उनके एक एक हाथ काट कर उनका गला काट कर उन्हें खत्म कर देता है, यानी कि यहाँ पर वरदान पूरा ही उल्टा पड़ गया था। अब तभी योद्धा उस नौकर के पास भी आता है, लेकिन उसका कटा हुआ अंगूठा देखकर वो उसको छोड़ देता है और यहाँ पर सुजय और विजय के खत्म होने की वजह हमको पता चलती है। सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने वैतरणी को मारना चाहा और दूसरा उनका वरदान जो था वो उनको चाहिए था, लेकिन इसका मोल कोई और चुकाए ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि जिसको वरदान चाहिए मोल भी उसके ही परिवार वाले को चुकाना होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसको वरदान मिलेगा मोल भी वही चुकाएगा। खैर थोड़ी देर के बाद ने विक्रम यहाँ पहुँचता है और रिया की हलचल सुनकर उसे
उसे डिग्गी से बाहर निकालता है। खैर अब ये लोग आगे देखते हैं तो सुजय और विजय जो थे वो आग के जलते हुए सिंबल के बीच पड़े हुए थे, जिसके साथ ही ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है कैवल्य शास्त्री जी और उनकी पत्नी से, जो कि सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आज शास्त्री जी को मृत्यु का साया दिखाई दे रहा था, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाते हैं कि क्या अमंगल होने वाला है, किसकी मृत्यु आने वाली है, कैसी मृत्यु आएगी, और सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर विक्रम बाकी पुलिस टीम के साथ उसी बेस को चेक कर रहा था, लेकिन एक रात पहले तक जो केस चमक रहा होता है, यानी कि वो फंक्शन में था, वो अब अचानक से खंडर जैसा बन गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चलाने के लिए कुछ खास चीज चाहिए थी, यानी कि वरदान मांगने के लिए सिक्का और अंगूठा। सबसे बड़ी बात कि आप शुरुआत से एक चीज नोट करते आ रहे होंगे कि ये मशीन टाइप की जो कुछ भी है वो बहुत बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, तो ये चीज अपने आप ही हुआ करती थी। अब जैसे कि यहाँ पर अयस्त वगैरह को फिर से जिंदा करना होगा तो उसके लिए तो ये बड़ी हो जाया करती, लेकिन जब कोई वरदान वाली चीज हुआ करती थी तो ये छोटी सी हो जाया करती थी, जहाँ पर एक लीवर भी हुआ करता। खैर अब विक्रम जो होता है अंदर जाता है और यहाँ पर टॉर्च भी काम नहीं कर रही होती, इवन कैमरा फ्लैश तक काम नहीं कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का काफी खतरनाक मैनिपुलेशन हो रहा था। यहाँ पर उसे खाली यस्त की वो छाप मिलती है जिसके बीच में वो मनी लगाने की जगह थी। अब दूसरी ओर रिया जो होती है वो अनन्या नौकर बिरजू, यानी कि जिसने वो वरदान मांगा था भाइयों के लिए, और खुद विक्रम को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है। यहाँ वो अनन्या से कहती है कि उसने रिया को वहीं पर छोड़ दिया और पुलिस को इन्फॉर्म भी लेट किया ताकि विजय और सुजय रिया को खत्म कर दे, जिससे अनन्या के पॉलिटिकल करियर को फायदा होगा। वो बिरजू से उस रात की कहानी पूछती है कि हुआ क्या था, तो वो वरदान वाली बात बताता है और सिक्के के बारे में बोलता है कि यंत्र में जाने पर उसके एक साइड सिंबल था, लेकिन बाहर आने पर दोनों साइड सिंबल आ चुका था। विक्रम भी उसे सच बताता है कि उसकी माँ गायब हुई थी जिनको वो ढूंढ रहा है, और वो अभी अपनी माँ को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी माँ के पर्स में सेम सिक्का मिला था और अभिषेक के सर के ऊपर भी सेम सिंबल है, यानी कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। वो रिया को ये ऑफर देता है कि वो अपना केस सॉल्व करती रहे और वो खुद अपनी माँ का पता लगाएगा, और इसमें वो साथ काम कर सकते हैं, और रिया को भी आइडिया ठीक लगता है। हालांकि यहाँ पर वो सस्पेंड हो रखा है, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो पुलिस ऑफिसर ही। खैर अभी इसी बीच उससे मिलने शास्त्री जी आते हैं और वो उनसे बात करने लगते हैं। अब शास्त्री जी विस्तार से बताता है कि वो छाया उपासक है, मीन शैडो वर्शिपर रीडर है, और सबकी अलग अलग छाया होती है, और आज उन्हें मृत्यु की छाया दिखाई दी है। लेकिन वो अकेली नहीं थी, अपने साथ आखिरी मृत्यु का अंश लाई थी, जिसमें नाइट जैस्मिन की स्मेल थी, और वो ये स्मेल ढूंढते हुए वरुणा जंगल गए थे, जहाँ पर एक खास नाइट जैस्मिन मिलता है, और वहाँ पर मृत्यु की छाया उन्हें एक तरह से ललकार रही थी। वो आगे ये बताते हैं कि उनके फ्रेंड जिमी खान ने यहाँ की मौतों को स्टडी करके ये कहा है कि अब एक शौनक मतलब की गुरु की मृत्यु होगी, और वो खुद एक गुरु है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन उन्हें सच जानना है, वो सच को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही उनकी पत्नी वहाँ पर आकर उन्हें साथ चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके बेटे अमृत के खाने का समय हो चुका था, जो कि उनके बिना कुछ भी नहीं खाता। और हाँ, मैं एक और चीज आपको यहीं पर बता देता हूँ कि शास्त्री जी की बीवी का नाम कालिंदी है, ताकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन न हो जब मैं इस नाम के बारे में आपको बताऊं। खैर अब हम विक्रम को देखते हैं जो कि जिमी खान के घर जाता है, लेकिन जिमी उससे बात करने से इनकार कर देता है और शास्त्री जी को कॉल करके कहता है कि वो डरे नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। तभी हम रिया को देखते हैं जो कि शास्त्री जी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पता करती है, तो उसको पता चलता है कि उनका एक लौता बेटा अमृत तो 8 साल पहले ही गुजर चुका है। जी हाँ, और ये सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सुबह तो उनकी पत्नी कालिंदी ने अमृत के बारे में ही बात करी थी और उसको खाना खाना था ये भी बोला था। खैर वो बिरजू के घर भी जाती है, जहाँ पर उसको शॉकिंगली ये बात पता चलती है कि बिरजू का 5 साल पहले खोया हुआ बेटा अचानक से कहीं से वापस आ गया, यानी कि चमत्कार हुआ। और अब वो बिरजू से बात करती है तो हमको फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि बिरजू ने वरदान में यही माना था कि उसका बेटा वापस आ जाए, जो कि हो गया, यानी कि उसका भी अंगूठा कटा हुआ था। अब रिया उससे ये कहती है कि वो उस कातिल के बारे में बताए, नहीं तो वो उसके बेटे को फिर से उससे दूर कर देगी। वो ये बताता है कि उसने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार थी, और ऐसा शास्त्री जी ने भी बताया था। और अब वो उनसे मिलने निकल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आइडिया था कि ये हो क्या रहा था। अब इसी बीच हम विक्रम को देखते हैं जिसे अनन्या ने मिलने बुलाया हुआ था, जो कि अपने पति पर स्पाई कर रही थी, जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो भी बहुत ही शॉकिंग बात थी, वो सबको धोखा दे रहा था, उसे चीट कर रहा था, और इलेक्शन में वो अपनी ही पत्नी का पत्ता काट कर जीतना चाहता है, यानी कि दोनों ही पति पत्नी में यहाँ पर घमासान युद्ध चल रहा था। अब विक्रम उससे एक हेल्प मांगता है कि वो जिमी के घर की लाइट जुड़वा दे, जो कि महीनों से बिल ना भरने की वजह से कट गई थी। अब वो जिमी के पास जाता है और जिमी उसको ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर के पास उसे कुछ नोट्स मिले थे, जिन्होंने 1952 में यहाँ पर हुई मौतों को स्टडी किया था, यानी कि एक केस के ऊपर रिसर्च करी थी।
और हम जानते हैं कि 1952 में यहाँ क्या हो रहा था। वही रिया शास्त्री से ये पूछती है कि उन्हें तलवार के बारे में कैसे आइडिया था, तो वो कहते हैं कि किसी प्रबल घटना के बाद छाया कुछ देर वहाँ रुकती है और उन्हें ज्यादातर चीजें विजय की आत्मा ने बताई थी, क्योंकि आत्मा कहीं नहीं जाती, जैसे कि अमृत की आत्मा उनके साथ रहती है और रिया के साथ उस बच्ची की आत्मा रहती है। जिसको सुनकर तो यहाँ रिया शॉक्ड रह गई थी। और आपको यहाँ पर अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि शास्त्री जी को सारी चीजों के बारे में आइडिया कैसे था, यानी कि वो हर किसी की आत्मा से बात कर सकते थे, उनको देख सकते थे। अब जिमी ये बताता है कि ये मर्डर्स किसी मंडल से जुड़े हुए हैं और ऐसा 1952 में हुआ था। तब उसके ग्रैंडफादर इस भीड़ के अंदर थे जो कि अयस्तियों को रोकने गए थे। ये मर्डर्स असल में यस्त से रिलेटेड है और अयस्त मंडल से, जिसके अंदर 8 भुजाएं मतलब की जॉइंट्स होती हैं और 8 भुजाओं में 8 सिंबल्स होते हैं। वो नोट्स के जरिए 3 सिंबल समझ पाए हैं। अब पहला है दशरथे का धड़, जो की है अभिषेक, यानी कि जो चुप कर लोगों को देखा करता था, यानी कि उनकी फोटोज वगैरह निकाला करता। दूसरा शुंभ निशुंभ की भुजाएं मतलब की सुजय और विजय के हाथ। और एक इंटरेस्टिंग चीज की शुंभ और निशुंभ भाई थे जो कि असुर हुआ करते और इन दोनों को ये एक वरदान प्राप्त था कि इनको कोई भी नर नहीं मार सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। इनकी मृत्यु किसी लड़की के हाथों हो सकती है। खैर तीसरा है यहाँ पर शौनक यानी कि गुरु का सर, जो कि होंगे शास्त्री जी। अब विक्रम कहता है कि ये केस काले जादू का केस है, जिस पर वो ये बताते हैं कि काले जादू वाले ऐसी मशीन नहीं बना पाते, जिसका यहाँ पर ब्लूप्रिंट है, मींस अयस्त यंत्र है। और हम यहाँ पर शास्त्री जी को देखते हैं जिनको मृत्यु की छाया दिखाई दे रही थी और अचानक उनको अटैक आ जाता है। अब रिया हेल्प के लिए उनकी पत्नी को बुलाने जाती है, यानी कि कालिंदी को, लेकिन शॉकिंगली उसे उनकी सर कटी लाश मिलती है और उनका सर गायब था। मतलब कि शौनक असल में उनकी पत्नी थी, ना कि शास्त्री जी। और इसी के साथ में तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड शुरू होता है विक्रम और कविता को दिखाते हुए, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये जानेंगे आखिर इनके साथ हुआ क्या था। अब विक्रम को एक जर्नलिस्ट एक पार्सल भेजता है जिसके अंदर एक कंपनी का डेटा था और कविता खुद भी एक जर्नलिस्ट ही थी, तो वो पता लगा लेती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड $multi-million स्कैम है। और आयरनी देखो कि अनन्या जो है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कार्य करता है। अब विक्रम कविता को मना करता है कि वो ये स्टोरी कवर ना करे, क्योंकि जिसने ये पार्सल भेजा था वो जर्नलिस्ट जिंदा नहीं बचा। सेम नाइट विक्रम पर भी हमला होता है जिसके अंदर वो तो बच गया था, लेकिन कविता उसे बचाने आती है जिसके सर पर गहरी चोट आई थी और तब से वो कोमा के अंदर है। इसका दुख विक्रम को आज तक सता रहा था और वो रोज उसे वीडियो कॉल करके उसका हाल चाल देखता रहता। खैर वो शास्त्री जी के घर जाता है जहाँ पर रिया उसे क्राइम सीन दिखाती है और एक टैबलेट भी दिखाती है, जहाँ पर उसे ध्यान आता है कि इससे बॉडी स्टिफ हो जाती है। और वो रिया को मंडला यानी कि मंडल के बारे में बताता है कि ये सब अयस्त मंडल के अंदर हो रहे मर्डर्स हैं। अब इन लोगों को शास्त्री जी की पत्नी यानी कि कालिंदी के क्लोजेट के अंदर एक सीक्रेट चेम्बर भी मिलता है जिसमें अयस्त मंडल के 8 सिंबल और कुछ सिक्के रखे हुए मिलते हैं, यानी कि वो इन्हीं से जुड़ी हुई थी। अब लेसीन ने वो जिमी से मिलते हैं जो कि ये कहता है कि शास्त्री जी की पत्नी कालिंदी असल में उस ग्रुप से जुड़ी हुई है और वही उनकी गुरु थी। अब वो आगे बात करते हैं इन सिंबल्स के अंदर आखिर है क्या। तो पहले के अंदर तो दशरथे का धड़ मतलब की काइंड ऑफ चीजें दिखलाने वाला, मतलब की फोटोग्राफर जो कि छुपकर चीजों को देखा करता। दूसरा शुंभ निशुंभ की भुजाएं मतलब की आर्म्स ऑफ डीमन ब्रदर्स यानी कि असुरों की भुजाएं। और तीसरा शौनक का सर जो कि कालिंदी का खुद का सर था। अब रिया ये कहती है कि शास्त्री जी की पत्नी कालिंदी ने खुद को सैक्रिफाइस करवाया है और उनको सब कुछ पता था, क्योंकि शास्त्री जी की चाय के अंदर कुछ तो टॉक्सिक मिलाया गया था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और खत्म होते टाइम कालिंदी जो थी वो योग मुद्रा के अंदर बैठी हुई थी, यानी कि ये सब करवाया गया था, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये फोर्सफुली करा गया। अब जिमी आगे यंत्र के बारे में ये बताता है कि ये एक प्राचीन यंत्र है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी से संबंधित है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत टाइम पहले जब यहाँ पर मूर्तियां वगैरह भगवान की या फिर डीमंस की नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त जो लोग हुआ करते थे वो यंत्रों की मदद से भगवान को और डीमंस वगैरह को पूजा करते थे। बाकी बात रही इस मशीन के बारे में, तो उस मशीन के अंदर सिक्का डालो, अंगूठा दो और वरदान मिलेगा। सालों पहले वसुधा ने वरदान मांगा था लेकिन उसका बेटा बच नहीं पाया, और फिर हाल फिलहाल में बिरजू ने वरदान मांगा और उसका बेटा जो कि खो चुका था वो वापस लौट आया। खैर अभी रिया जिमी को टास्क देती है कि वो सारे सिंबल्स को डिकोड करके उसके बारे में उसे बताए। खैर अब विक्रम प्रमोद से मिलता है और वो टैबलेट क्राइम सीन से चुरा लाया था और प्रमोद को काम पर लगाता है कि उन्हें पता करना होगा कि ये मिलती कहाँ पर है, यानी कि इस चीज से उनको पता लग सकता था कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। अब इसी बीच जिमी अगला सिंबल डिकोड कर लेता है जिसका मतलब है किसी राजकुमारी का चेहरा, और ये बात वो विक्रम को बताता है जो कि अनन्या के लिए परेशान होता है क्योंकि वो एक राजघराने से ताल्लुकात रखती है
और आज वो दूसरे गांव चुनाव प्रचार करने गई हुई थी, तो वो उसके पास ही पहुंच जाता है। अब शाम को दोनों बात करते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि विक्रम 8 साल पहले अनन्या से मिला था और फिर 4 साल बाद कविता से मिला। अब अनन्या विक्रम को हमेशा से चाहती थी, बस बता नहीं पाई, और अभी बातों ही बातों में दोनों बहक जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन विक्रम खुद को रोक लेता है क्योंकि वो कविता से ज्यादा प्यार करता है, यानी कि अनन्या की बहन से। तभी दूसरी ओर रिया अभिषेक की वाइफ से मिलती है, जो कि उसे ये बताती है कि अभिषेक का किसी पुलिस ऑफिसर की बीवी से अफेयर हो गया था और वो ऑफिसर उसे एनकाउंटर में खत्म करने वाला था। लेकिन फिर अचानक से अभिषेक गायब हो गया और इसी बीच वो ऑफिसर एक हादसे में मारा गया। जब अभिषेक वापस आया तो उसका अंगूठा कटा हुआ था और यही चीज शुरुआत में विक्रम ने ट्रेन के अंदर नोटिस करी थी, यानी कि उसने भी कोई ना कोई तो वरदान मांगा होगा। लेकिन वो काफी खुश था और कह रहा था कि उसे वरदान मिल चुका है और अब उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। खैर, अब रिया उस सिक्के के बारे में पूछती है क्योंकि वही इन सब से जुड़ा हुआ था, तो वो उसे वो सिक्का देती है जो कि कुछ फोटोग्राफ्स के पीछे था और ये फोटोज थी शास्त्री जी की पत्नी की एक लोकेशन पर, यानी कि कालिंदी की। खैर, दूसरी ओर अनन्या पर कोई हमला कर देता है, लेकिन विक्रम उसको बचा लेता है और ये अटैक बंदी ने किया था। अब विक्रम सोच में पड़ जाता है कि अगर अनन्या के ऊपर इस कल्ट ने अभी तक कोई भी हमला नहीं करवाया है तो वो किस राजकुमारी की बात कर रहे थे, यानी कि किस राजकुमारी की जान खतरे में है। मीनवाइल प्रमोद एक लोकेशन पर पहुंचता है जो कि एक बहुत बड़ा दवाखाना था और ये लोकेशन ही रिया की मिली हुई उस फोटो के अंदर भी मौजूद थी, यानी कि जहाँ पर कालिंदी आया करती थी। और अब उसको समझ आता है कि कालिंदी को ये टैबलेट कहाँ से मिली। वो अंदर जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिया आती है, जिसे वो योद्धा एक लड़की का चेहरा काट कर अलग करती हुई दिखाई देती है। ये योद्धा असल में एक लड़की थी और मैंने आपको एक बात बताई थी, शुम्भ निशुम्भ असुर थे जिनको एक औरत ही मार सकती थी। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि सुजय और विजय को इस लड़की ने ही क्यों मारा था, क्योंकि यही तो टेल थी जो कि बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है, यानी कि शुम्भ निशुम्भ का जो वध है वो खाली लेडी ही कर सकती है और ये योद्धा एक लड़की थी। अब रिया उससे लड़ती है लेकिन वो उससे बचकर भाग जाती है और अब रिया को प्रमोद की लाश मिलती है जिसे वो योद्धा खत्म कर चुकी थी। विक्रम यहाँ पर आता है जो कि प्रमोद के खत्म होने से बहुत ही बुरी तरह टूट गया था। वहीं रिया अपने ऑफिसर से बात करती है जो कि ये कहता है कि पहले शौनक का सर गया, अब राजकुमारी का चेहरा, लेकिन ये राजकुमारी आखिर है कौन। और वहीं पर हम एक फैसिलिटी के अंदर कुछ लोगों को ये सारी चीजें यानी कि धड़, सर और हाथ सिलकर जोड़ता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज की पहले 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जल्दी ही आने वाले हैं बाकी 4 एपिसोड्स भी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे और एंडिंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। मैंने काफी सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन भी की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक पार्ट 2 की वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी।